हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे म्यांमार का गृह युद्ध खत्म करवाने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत पर ही आसियान का है भरोसा, खास न्योते पर जा रहे हैं इस देश। दोस्तों वही बताएंगे, अब चीन की निकलने वाली है हेकड़ी समुद्र में बढ़ेगी, भारत की ताकत नौसेना को मिलेंगी ये 2 परमाणु पनडुब्बियां। दोस्तों वही बताएंगे, इटली की मेलोनी सरकार ने पाकिस्तानी इमाम को निकाला देश से बाहर, क्या रहा कारण दोस्तों, क्यों निकाला गया इस इमाम को इटली से बाहर, तो वही बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ, कहा भारत से पिता जैसे दिखते हैं मोदी जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताएंगे आखिर कैसे राष्ट्रपति ट्रंप नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हुए। तो वहीं दोस्तों, रशिया कभी नहीं भूल पाएगा भारत का ये एहसान, अमेरिका यूक्रेन जानकर हो जाएंगे परेशान, वो कौन सा एहसान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत के बाद राहुल गांधी को भिजवाई 1 किलो जलेबी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आज की अपडेट की बात कर लेते हैं, जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों दरअसल रतन टाटा जी अब अपने बीच नहीं रहे। टाटा समूह के मानद चेयरमैन ने 86 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। जी हाँ, देश के उद्योग जगत के सबसे नायाब रतन यानी रतन टाटा नहीं रहे। उम्र से जुड़ी बीमारी के बाद 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। सोमवार को वे स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उन्होंने ही आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन कर दिया था। हालांकि बुधवार को उन्हें एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हजारों लाखों कोशिश करने के बावजूद भी उनको बचाया ना जा सका। दोस्तों शायद ही कोई भारत का या दुनिया का ऐसा नागरिक होगा जिसका भारत के साथ रिलेशन होगा तो वो रतन टाटा को ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रतन टाटा जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भुला पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से एक बढ़कर काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा जी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे दोस्तों, और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आगे अब आपको बताएंगे कि रतन टाटा जी के जाने के बाद अब उनका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाएगा, कौन उत्तराधिकारी की लिस्ट में शामिल होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, उनको श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा उन प्योर सोल को। तो वहीं आपको बता दें, म्यांमार का गृह युद्ध भी खत्म कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत पर ही आसियान का भरोसा, खास न्योते पर जा रहे हैं लाओस। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वियनतियाने के दौरे पर जाएंगे। लाओस के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ होगी वहां पर द्विपक्षीय बैठकें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 10 से 11 अक्टूबर को लाओ पीडीआर की यात्रा पर होंगे। इनकी मेजबानी लाओ पीडीआर कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले बुधवार को विदेश मंत्रालय ने उनके दौरे को लेकर अहम जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आसियान से संबंधित सभी तंत्रों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्पाडोन और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व जयदीप मजुमदार ने कहा कि ये 10वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अन्य नेताओं के साथ भारत आसियान संबंधों में प्रगति का आकलन करने के साथ ही संबंधों के भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 5.5 करोड़ की आबादी वाले भारत का पड़ोसी देश म्यांमार पिछले 3 साल से ज्यादा समय से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। वहां वर्ष 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से देश भर में विद्रोह और गृह युद्ध छिड़ गया है। अब ऐसे में 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जारी अराजकता ने आसियान देशों की चिंता बढ़ा दी और यही वजह है कि लाओस में हो रहे आसियान बैठक में म्यांमार के गृह युद्ध को खत्म कराने पर खास तौर पर फोकस है। इस गृह युद्ध को रुकवाने में आसियान देश अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जी हाँ दोस्तों, आसियान के देशों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अन्य युद्धों की तरह भी म्यांमार का यह गृह युद्ध भी खत्म करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत पर भरोसा जताने के लिए आपका धन्यवाद कहना तो बनता है। वहीं आपको बता दें, समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को मिलेगी 2 परमाणु पनडुब्बियां, दर्जनों ड्रोन का भी सौदा। दरअसल भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट समिति ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन के स्वदेशी निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए महत्वपूर्ण सौदों को मंजूरी दी है। सौदों के मुताबिक भारतीय नौसेना को 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाएंगी। विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर के साथ इन 2 सबमरीन के निर्माण के लिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सौदा होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे लार्सन एंड ट्रूबो की प्रमुख भागीदारी होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये सौदा काफी समय से लंबित था और भारतीय नौसेना इसे एक महत्वपूर्ण जरूरत के तौर पर देख रही थी ताकि समुद्र के अंदर नौसेना की क्षमताओं में कमी को पूरा किया जा सके। वहीं बता दें, इटली की मेलोनी सरकार ने पाकिस्तानी इमाम को देश से निकाला
वाला बाहर हमास को बता रहा था वो धरती का रक्षक। दोस्तों, इटली ने 8 अक्टूबर 2024 को बोलोगना स्थित 54 वर्षीय पाकिस्तानी इमाम जुल्फिकार खान को देश से निर्वासित करने का आदेश जारी किया। जुल्फिकार खान 1995 से इटली में रह रहा था और अब जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने उसका निवास परमिट रद्द कर दिया है। प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तानी नागरिक जुल्फिकार खान का व्यवहार 2023 के अंत से कट्टरपंथी और उग्रता की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। खासकर उसकी बयानबाजी में पश्चिमी देशों, यहूदियों, समलैंगिकों और नारीवाद के प्रति कठोर और भड़काऊ टिप्पणियां शामिल रही हैं। जी हां दोस्तों, वही बता दें, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं पीएम मोदी, मेरे अच्छे दोस्त हैं। जी हां, ट्रंप ने आखिर जमकर तारीफ कैसे अचानक कर दी पीएम मोदी जी की। कहा उनके पीएम बनने से पहले अनस्टेबल था इंडिया। जी हां, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले नेतृत्व में लगातार बदलाव के कारण भारत में काफी अनस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर प्रशंसा की और उन्हें सबसे अच्छा इंसान बताया जो आवश्यकता पड़ने पर सख्त रुख अपना सकते हैं। ट्रंप ने ये बातें कॉमेडियन एंड्रयू शुल्ज और आकाश सिंह के साथ फ्लैग्रेंट नामक एक पॉडकास्ट में कही। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे ट्रंप ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत बहुत अस्थिर था यानी अनस्टेबल था। वो महान है, वो मेरे मित्र हैं, बाहर से वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो आपके पिता हैं, वो सबसे अच्छे इंसान है, साथ ही बेहद सशक्त नेता भी हैं। उन्होंने 2019 में टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उस समय ट्रंप ही अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कार्यक्रम में 8,000 नहीं बल्कि 80,000 लोग थे। ये अद्भुत नजारा था, वो पागलपन भरा हुआ नजारा था। आज शायद मैं ऐसा कुछ ना कर पाऊं। ऐसे में ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भर भर कर तारीफ करना आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है ये तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वहीं लगे हाथों आपको बता दें, जयशंकर जी के दौरे से पहले क्यों गिड़गिड़ा रहा पाकिस्तान, कह रहा है हमारी सांसें थम रही हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने प्रदूषण और धुंध की भयानक समस्या से निपटने के लिए भारत से जलवायु कूटनीति की वकालत की। उन्होंने पंजाब की राजधानी लाहौर में मुख्यमंत्री जलवायु नेतृत्व विकास इंटर्नशिप कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारत से जलवायु कूटनीति के तहत बातचीत और मदद की गुहार लगाई। उन्होंने ये आह्वान ऐसे समय पर किया है जब कुछ ही दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले हफ्ते पाकिस्तान जाने वाले हैं। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ने कहा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। लाहौर में धुंध की समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भारत के साथ जलवायु कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। उन्होंने कहा कि हर साल सर्दियों के दिनों में सांसों पर संकट आ खड़ा होता है, इसीलिए इससे निपटने के लिए हमें कूटनीति की कोशिशें करनी चाहिए और भारत से इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए और मदद लेनी चाहिए। वहीं आपको बता दें, रशिया नहीं भूल पाएगा भारत का ये एहसान। अमेरिका यूक्रेन सुनकर जानकर हो जाएंगे परेशान। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट, यानी जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब एक सच्चा दोस्त आपका साथ देता है। ठीक ये कहावत भारत और रशिया की वर्षों पुरानी दोस्ती पर खरी उतरती है। भारत और रशिया के रिश्ते बेहद मजबूत रहे हैं। रक्षा और तकनीकी सहयोग की बात हो या कूटनीतिक समर्थन की, दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की तकनीक रशिया को यूक्रेन युद्ध में मदद कर रही है, खासकर छोटे सुसाइड ड्रोन और अन्य तकनीकी संसाधनों में ये उपयोगी साबित हो रही है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन तकनीक में शानदार तरक्की की है। अब उसकी तकनीक रशिया के युद्ध अभियानों में निर्णायक साबित हो रही है। भारत और रशिया का रिश्ता केवल व्यापार और राजनीति तक सीमित नहीं है, ये रक्षा और तकनीकी सहयोग की लंबी फहरिस्त का हिस्सा है। भारत की आजादी के बाद से ही रशिया भारत का एक भरोसेमंद सहयोगी रहा है। रक्षा क्षेत्र में रशिया भारत को टैंक से लेकर युद्धक विमानों तक जैसे कई बड़े हथियार से लैस कर चुका है। भारत के 80% से ज्यादा सैन्य उपकरण रशिया से ही खरीदे जाते हैं। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के विशेषज्ञ की माने दोनों देशों के बीच हथियारों का ये 1960 के दशक का रिश्ता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, 15 दिनों में ही घुटनों पर आया हिजबुल्लाह। इजराइल से युद्ध विराम की कर दी अपील, गाजा की शर्त भी छोड़ दी। जी हाँ, गाजा में एक साल से चल रहे भीषण रक्तपात के बावजूद जहां हमास आतंकियों ने सब कुछ गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी, इजराइल ने महज 15 दिनों में ही हिजबुल्लाह को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम ने इजराइल से युद्ध विराम की अपील की है। हिजबुल्लाह इजराइल के सामने गाजा की शर्त भी छोड़ने के लिए राजी है। इजरायली सेना ने कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह के कई टॉप लीडर्स का खात्मा कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के बाद उसके उत्तराधिकारी सफीउद्दीन को भी मार डाला है। इसके अलावा हथियारों का जखीरा, सैकड़ों कमांडरों और आतंकियों का भी खात्मा हो चुका है। इजराइल ने साउथ लेबनान में भी काफी बड़े
बढ़त हासिल कर ली है। जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सेना ने कई इलाकों पर अपना कब्जा भी कर लिया है। दोस्तों, इजराइल द्वारा लेबनान इजरायली सीमा पर जमीनी सेना भेजकर और बेरूत और अन्य जगहों पर हवाई हमले जारी रखने के बीच हिजबुल्लाह अब लेबनान में युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। वहीं बता दें, इससे पहले नेतन्याहू ने लेबनान को बड़ी चेतावनी दी थी। कहा था कि हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करो वरना गाजा जैसा होगा हाल। जी हाँ, नेतन्याहू ने कहा था कि अगर लेबनान की सीमा के भीतर हिजबुल्लाह को काम करने की अनुमति दी जाती है तो उसका हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भड़कते दिखाई दिए हैं बाइडन। गाली तक दे दी बाइडन ने, जमकर हुई गाली गलोच। जी हाँ, अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक में ऐसा दावा किया है कि जब इजरायली सेना ने राफा पर चढ़ाई शुरू की तो बाइडन का पारा चढ़ गया। बाइडन ने फोन पर नेतन्याहू को जमकर खरी खोटी सुनाई, गाली गलोच भी की। बाइडन ने नेतन्याहू के लिए झूठा, दुष्ट और कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते दोस्तों, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी गाली दी होगी बाइडन ने नेतन्याहू को। वुडवर्ड के अनुसार बाइडन ने निजी तौर पर कहा कि वो कम डैश डैश नेतन्याहू एक बुरा आदमी है। किताब के अनुसार बाइडन फोन पर चिल्लाए, कहा नेतन्याहू क्या बकवास है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इजराइल के बारे में ये धारणा बन रही है कि आप एक दुष्ट नेता है। तो लगे हाथों आपको बता दें, इजराइल के कहर से बचाएगा क्या सऊदी अरबिया। भीषण हमले की आशंका के बीच ईरानी मंत्री भागे सऊदी अरबिया, क्या बचा पाएंगे उसको प्रिंस सलमान। दोस्तों, इजरायली हमले की आशंका के बीच ईरान अब सऊदी अरबिया से मदद मांगता दिखाई दे रहा है और उसको उम्मीद है कि सऊदी अरब की मध्यस्थता से मिडिल ईस्ट में शांति की स्थापना होगी और इजराइल उस पर बमबारी नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री उस वक्त सऊदी अरबिया की यात्रा कर रहे हैं जब खाड़ी अरब देशों की तरफ से इजराइल ईरान संघर्ष में तटस्थता का आश्वासन दिया गया है और ईरानी विदेश मंत्री की यात्रा का मकसद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने में सऊदी अरब से मदद हासिल करना है। वहीं बता दें, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला हो जम्मू में, लेकिन सरकार की असली चाबी एलजी के पास है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में कितनी अलग होगी विधानसभा आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद फिर चुनी हुई सरकार आ गई है। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 48 सीटें जीत ली है। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। उमर अब्दुल्ला पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब भी उनका कांग्रेस के साथ ही गठबंधन था। हालांकि अब स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले थी। जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे तब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, उसका अपना संविधान था, वहां केंद्र की कम और राज्य सरकार की ज्यादा चलती थी। मगर अब जब उमर अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है। अब चुनी हुई सरकार से ज्यादा केंद्र का दखल होगा। सरकार बिना उपराज्यपाल की मंजूरी और अनुमति के बगैर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। खैर, अब जम्मू कश्मीर में फिर नई सरकार आने वाली है। 6 साल से भी लंबे वक्त से वहां की अपनी सरकार नहीं थी। ऐसे में जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा कितनी अलग होगी आपको बता दें। 2019 में संसद में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। इसके जरिए राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 239 कहता है कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होगा। इसके लिए राष्ट्रपति हर केंद्र प्रदेश में एक प्रशासक को नियुक्ति करेंगे। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होते हैं, जबकि दमन, दीव और दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख में प्रशासक होते हैं। साथ ही साथ बता दें, स्विट्जरलैंड में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उठी आवाज। प्रवासी बांग्लादेशियों की मांग है कि शेख हसीना को फिर से वापस लेकर आओ। जी हाँ, बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सामने ब्रोकन चेयर के पास एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। ये आयोजन इंटरनेशनल फोरम फॉर सेकुलर बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका शीर्षक था 5 अगस्त के बाद मानवता के खिलाफ अपराध और खुलेआम मानवाधिकारों का उल्लंघन। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने मौजूदा सरकार जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं उनके खिलाफ बैनर और पर्चे लेकर विरोध किया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनेवा के अध्यक्ष रहमान खलील उल रहमानी ने कहा कि हम बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के लोग संयुक्त राष्ट्र के सामने यूनुस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं जो इस्लामी कट्टरपंथ के निर्भर है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, विस्तारा एयरलाइंस की उड़ान को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा विमान। दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस की एक उड़ान को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये उड़ान लंदन से दिल्ली आ रही थी। हालांकि विमान सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजधानी के हवाई अड्डे पर उतर गया है, सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक विमान के शौचालय में एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें बम के बारे में सूचना थी। जैसी ही ये जानकारी मिली, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। विमान में करीब 290 यात्री सवार थे। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा कि लंदन से राष्ट्रीय राजधानी की ओर आ रही उड़ान संख्या UK 018 के परिचय
परिचालन के दौरान उनके कर्मचारियों ने सुरक्षा संबंधित चिंता जताई। प्रवक्ता ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी गई और विमान को दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरने के जांच के अनिवार्य जांच के लिए अलग अलग इलाके में लेकर जाया गया। उन्होंने कहा कि हमने जरूरी जांच को पूरा करने में संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है। उड़ान में सवार लोगों की संख्या तुरंत नहीं बताई जा सकती थी। वहीं बता दें, संविधान संशोधन को समर्थन देने से JUIF का इनकार। मौलाना रहमान की पार्टी ने दावों को बता दिया अफवाह। दरअसल पाकिस्तान में सरकार द्वारा लाए जा रहे संविधान संशोधन प्रस्ताव पर हंगामा जारी है। इमरान खान की पार्टी PTI इसका पुरजोर विरोध कर रही है, तो वहीं सरकार भी इस प्रस्ताव को पास कराने में अपना पूरा जोर लगा रही है। अब मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF ने इस संशोधन प्रस्ताव को समर्थन देने की खबरों को अफवाह करार दिया है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा था कि JUIF ने संविधान संशोधन को समर्थन दे दिया है। जमीयत उलेमाए इस्लाम ने दावा किया है कि संसद में संवैधानिक पैकेज पेश करने का फैसला सरकार ने उनके अनुरोध पर टाल दिया है। संशोधन के विरोध के बारे में पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और JUIF ने मामले को विवादित बताया है। दोस्तों वहीं बता दें, कौन है ओसामा का बेटा उमर बिन लादेन? एक गलती और फ्रांस ने अपने देश से कर दिया उसको बाहर। जी हाँ, ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को फ्रांस ने अपने देश से निकाल दिया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ब्रूनो ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को सोशल मीडिया पर आतंकवाद की वकालत करने वाले पोस्ट के कारण निष्कासित कर दिया है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, टाटा का अगला रतन कौन होगा? 3800 करोड़ के साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन उत्तराधिकारी की दौड़ में शामिल है और सबसे आगे चल रहा है? आपको बता दें, 3600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रतन टाटा ने दशकों तक समूह को विकास की ओर बढ़ाया है। अकुल दौलतमंद होने के बावजूद वो अपनी असाधारण जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के जरिए धर्मार्थ कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। 86 साल की उम्र और कोई संतान न होने के कारण रतन टाटा का उत्तराधिकार अटकलों का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा? संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा मजबूत दावेदार के रूप में उभरते हैं। नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये पारिवारिक संबंध नोएल टाटा को टाटा विरासत को प्राप्त करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति में रखा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यूक्रेन को बालाकोट वाला लड़ाकू विमान देगा फ्रांस। पुतिन की बड़ी टेंशन, रशिया पर एयर स्ट्राइक का था डर। दोस्तों, फ्रांस ने यूक्रेन को डसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमान सौंपने का ऐलान किया है। ये वही लड़ाकू विमान है जिससे भारत ने 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए जमीन के काफी करीब उड़ान भरी थी और हमला करके वापस लौट आए थे। ऐसे में डर जताया जा रहा है कि यूक्रेन भी इन लड़ाकू विमानों की मदद से रशिया सैन्य अड्डों पर एयर स्ट्राइक की योजना बना सकता है। यूक्रेन को मिलने वाले मिराज 2000 विमान अपग्रेडेड होंगे और उनकी मारक क्षमता भी काफी ज्यादा होगी। दोस्तों वही बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव में इन 3 महिलाओं का बजा डंका। लोगों ने भर भर कर दिया इन तीनों महिलाओं को वोट। कौन है वो तीनों महिला? बता दें, जम्मू कश्मीर में जैसा कि हमने आपको बताया 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो कई बदलाव देखने को मिले। केंद्र शासित राज्य में भाजपा और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर कांटे की देखने को मिली। अंत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विजय बढ़त बनाई और चुनाव जीत लिया। जीते हुए उम्मीदवारों में 3 महिला नेताओं की चर्चा खूब हो रही है। चुनाव में इन तीनों महिलाओं ने शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कौन है वो तीनों महिला। दरअसल इनमें एक महिला भारतीय जनता पार्टी से और 2 महिलाएं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC से हैं। शमीमा फिरदौस और सकीना इतू नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्य हैं, जबकि शगुन परिहार बीजेपी की सदस्य हैं। बता दें कि इस बार के जम्मू कश्मीर चुनाव में 41 महिलाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें कुल 24 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा था। दोस्तों वहीं बता दें, पाकिस्तान के विधानसभा में 2 सांसदों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर लात घूसे मारपीट का वीडियो वायरल। दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उस समय बवाल मच गया जब खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा में विधायकों और समर्थकों के बीच जमकर लात घूसे चले। जानकारी के मुताबिक लड़ाई 2 विधायकों और उनके सपोर्टरों के बीच हुई। घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैसे कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। साथ ही आपको बता दें, जिस आतंकवाद का साथ देता है चीन, अब उसी से मिले जख्म तो सहम गया, अब उठाना पड़ गया ये कदम। दोस्तों, चीन से गहरी दोस्ती का पाकिस्तान को खूब लाभ मिलता है, भारत से दुश्मनी और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते चीन पाकिस्तान को हर तरीके से मदद कर रहा है। फिर चाहे आर्थिक नजरिए से हो या कूटनीतिक नजरिए से, चीन पाकिस्तान के अंदर रोड, डैम, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़े कई प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन बदले में पाकिस्तान से उसे कई जख्म मिल रहे हैं, जिसको लेकर चीन अलर्ट हो गया है। कराची में रविवार को हुए एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 चीनी नागरिक मारे गए थे। इसके बाद चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान के 2 पश्चिमी प्रांतों की यात्रा न करने की चेतावनी दी है और ये चेतावनी इस्लामाबाद में मौजूद चीन के राजदूत की तरफ से जारी हुई है। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, मुस्लिम जातियों की बात आते ही मुंह पर लग जाता है ताला। जाति गणना पर PM मोदी का
कांग्रेस पर बड़ा निशाना। दोस्तों हरियाणा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अब बीजेपी की निगाहें महाराष्ट्र पर होंगी। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहां उन्होंने 10 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने नागपुर और शिरडी हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए आयोजित समारोह में बोलते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की जातियों को लेकर कुछ नहीं कहती, लेकिन हिंदुओं को लड़ाकर उन्हें बांटना चाहती है। जी हां दोस्तों, वहीं आपको बता दें बीजेपी ने राहुल गांधी को भिजवाई 1 किलो जलेबी। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन करके भेजा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 48 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजी है। ये पोस्ट बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो आप देख भी पा रहे होंगे हरियाणा बीजेपी के द्वारा शेयर किया गया है। दोस्तों आपको याद होगा चुनाव की गिनती शुरू होने के बाद शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस आगे निकल गई थी, लेकिन बीजेपी ने जब बाजी पलटी तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 37 सीटें लगी हैं। भाजपा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजने का स्क्रीनशॉट लगा था, जो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए पेमेंट भी नहीं किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के लिए जलेबी। इस 1 किलो जलेबी की कीमत 550 रुपए है, लेकिन टैक्स, पैकिंग चार्ज और जीएसटी लगाकर इसकी कीमत 609 रुपए हो गया था। बीजेपी का ये ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं इसका पता ना चल सका, लेकिन हरियाणा में हार के बाद जलेबी के नाम पर राहुल गांधी पर खूब तंज कसा जा रहा है। दोस्तों वहीं बता दें हरियाणा में हार के बाद पहली बार राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहने लगे हमारे बब्बर शेर को धन्यवाद। जी हाँ, कांग्रेसी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनावों में पार्टी की अप्रत्याशित हार का विश्लेषण करने की आवश्यकताओं को भी स्वीकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। राज्य में भारत की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। चुनावी हार के बावजूद प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के सभी लोगों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनकी अथक मेहनत के लिए दिल से धन्यवाद। हम अधिकारों के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, सच्चाई के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे और आपकी आवाज उठाते रहेंगे। जी हाँ, बाकी दोस्तों बयान देते हुए उनके चेहरे की जो मायूसी थी, उनका जो फेस बता रहा था वो क्लियर दिखा रहा था कि वो बहुत ज्यादा हार के बाद मायूस नजर आए हैं। तो वहीं बता दें दिल्ली सीएम आवास पर पीडब्ल्यूडी का ताला हैंडओवर को लेकर विवाद। आम आदमी पार्टी का दावा, बाहर किया गया आतिशी का सामान। बता दें आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का सामान उनके सरकारी आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड से बाहर फेंक दिया गया। पार्टी ने यह भी दावा किया कि यह कदम मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कब्जा करने की भाजपा की योजना का हिस्सा है। दिल्ली सीएमओ ने आधिकारिक बयान में कहा कि सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित दिल्ली का मुख्यमंत्री के आवास को भाजपा के इशारे पर जबरन खाली कराया गया, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना इसे भगवा पार्टी के किसी नेता को आवंटित करना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें हिंदुओं को बांटने का नतीजा कांग्रेस पर बरसे हिमंता बिश्व शर्मा। कहा हरियाणा से सबक सीख लो। जी हाँ, हरियाणा के चुनाव परिणामों के बाद हिमंता बिश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक सबक है कि एक राज्य हिंदुओं को बांट करके नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आलोचना करने के लिए सबसे पुरानी पार्टी की भी आलोचना की और सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से ईवीएम के खिलाफ कोई भी बयान देने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा। बहरहाल दोस्तों इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में बहुत बहुत धन्यवाद। जय